इस सेशन की शुरुआत हम गीता के एक श्लोक से करेंगे, जहां पर जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का पूर्णतः खंडन किया गया है। मतलब व्यक्ति की जाति का निर्धारण गुण और कर्म के आधार पर होना चाहिए, ये भगवत गीता कहती है दोस्तों। और इस समय समाज में प्रचलित क्या है कि जो व्यक्ति जिस जगह पर जन्म लेता है वो आजीवन उस जन्म के बंधन में बंधा रहता है। मतलब जन्म के आधार पर उसकी जाति का निर्धारण होता है, ना कि गुण और कर्म के आधार पर। मतलब कहने के लिए तो हम भगवत गीता को मानते हैं, लेकिन व्यवहार में हम उस सब चीज़ों को अपनाते नहीं हैं। व्यवहार में हम उनको अपनाते हैं जो हमारी रोजी रोटी चलाए, जो हमको समाज में एक प्रतिष्ठित बनाए, जो हमको दूसरे का दमन करके हमको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। हम उन सब चीज़ों को अपनाते हैं, ना कि भगवत गीता में कही गई बातों को हम अपनाते हैं जो हमको एक आदर्श की ओर चलने को प्रेरित करती है। तो गीता के चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है दोस्तों, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्मारम अपिमाम विद्य कर्तारम अव्यम। इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि जन्म के आधार पर जाति और अजाति का निर्धारण नहीं होता है, गुण और कर्म के आधार पर जाति और विजाति का निर्धारण होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो सतोगुणी हैं वो ब्राह्मण हैं, ना कि ब्राह्मण व्यक्ति सतोगुणी है। मतलब समझ रहे हैं? अगर इस आधार पर हम लेते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार, नारायण गुरुजी, केलप्पन माधवन, केशवन, ज्योतिबा फुले और अन्य समस्त व्यक्ति जो नीचे जाति में पैदा हुए, ऐसा कहा जाता है कि नीची जाति है और उनमें पैदा हुए ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मानवता को समृद्ध करने के लिए संघर्ष किया है, वो ब्राह्मण हैं। अर्थात ये सभी व्यक्ति ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जिनको हम ब्राह्मण जाति समझते हैं, अगर उस जाति में भी अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यों को मानवता के लिए करता है तो वो भी ब्राह्मण की कैटेगरी में आता है। मतलब व्यक्ति के गुण के आधार पर जातियों का निर्धारण भगवत गीता करती है। और वर्तमान समाज में जो हमारी समाज व्यवस्था प्रचलित है वो आडंबरों पर प्रचलित है दोस्तों, ठीक है। तो इन्हीं सब बुराइयों के विरुद्ध लड़े हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसलिए इनका जो है काफ़ी महान योगदान माना जाता है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सर्वाधिक पूजे जाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। और पूरी दुनिया में सर्वाधिक मूर्ति जिन व्यक्ति की है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस सामाजिक परिवेश से आते थे, उस सामाजिक परिवेश से आगे आना दोस्तों काफ़ी मुश्किल काम होता था। उस समय भारत में जाति व्यवस्था बहुत विकट स्तर पर थी, जिस कारण से भारत में अगर कोई भी व्यक्ति उस समय कही जाने वाली नीची जाति में अगर पैदा हो जाता था तो उसके लिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, यहाँ तक कि जीवन के समस्त क्षेत्रों में उसको अपने उन्नति को प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल होता था। और उन सभी परिस्थितियों से लड़ करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि व्यक्ति कहीं भी पैदा हो, लेकिन यदि वो दृढ़ निश्चयी है, यदि वो कर्मठ है, यदि वो अपने इरादों में पक्का है, यदि वो मेहनती है, तो वो किसी भी बाधाओं को पार कर सकता है। ये हम सभी लोगों के लिए अंबेडकर जी का संघर्ष एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, जिस प्रकार से इन्होंने भारत में जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया, ये भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता रहा है। और विश्व में अनेक प्रकार के नस्लीय संघर्षों और रंग भेद के संघर्षों के उन्मूलन में भी प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया है। भारत में केवल दलित जातियों के ही नेता नहीं रहे हैं, बल्कि ये समस्त भारतवासियों के नेता रहे हैं। जो दलित जातियों के खिलाफ अत्याचार होते थे, इन्होंने न केवल उन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, बल्कि अनेक जाति संप्रदायों में जो भी बुराइयां थीं, जैसे महिलाओं को लेकर के बुराइयां थीं या जो पिछड़े व्यक्ति थे, इन सभी लोगों के लिए इन्होंने संघर्ष किया है। और महिलाओं की जो वर्तमान में स्वतंत्रता है, महिलाएं जो इस समय अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर रही हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही योगदान है। दोस्तों, जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय दलितों के खिलाफ काफ़ी अत्याचार होते थे, जातीय आधार पर अत्याचार होते थे। हम लोग इनके बारे में पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में। महू दोस्तों एक सैन्य छावनी थी। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था तथा माता जी का नाम भीमाबाई था। इन्होंने अपना नाम अपने माता और पिता से ग्रहण किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
मतलब भीमराव अंबेडकर। भीम नाम अपनी माता भीमाबाई से ग्रहण किया है और राम अपने पिताजी राम जी मालोजी सकपाल से ग्रहण किया, मतलब राम जी से ग्रहण किया। मतलब माता और पिता के नाम को इन्होंने ग्रहण किया है। ये अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे, मतलब 14वीं संतान थे और ये सबसे छोटे संतान थे। इनका परिवार कबीरपंथी था और ये हिंदू महार जाति से संबंधित थे, जो उस समय सबसे नीची जाति समझी जाती थी दोस्तों, ठीक है। जबकि भगवत गीता कह रही है कि जन्म के आधार पर व्यक्ति की जाति का निर्धारण नहीं हो सकता है। सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के ये शिकार थे। ये शिकार क्या, उस समय सारा समाज इनका सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का शिकार था और कुछ ऐसी नीतियां बनाई गई थी। अभी हम लोगों ने वाइकोम सत्याग्रह पढ़ा है और हमने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया है वाइकोम सत्याग्रह का। आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो जरूर जाके देखिएगा। इसमें वाइकोम सत्याग्रह में दोस्तों उस समय समाज में दक्षिण भारत में ऐसा प्रचलन था कि उच्च वर्ण और निम्न वर्ण के बीच में 16 से लेकर के 32 फुट की दूरी होना अनिवार्य थी। और इनके यहाँ पर समाज में ऐसा प्रचलन था कि इनके समाज के लोगों के लिए एक अजीब ड्रेस कोड भी निर्धारित कर दिया गया था। महिलाओं के लिए एक ड्रेस कोड था कि उनको जो साड़ी पहननी है थोड़ा सा ऊपर करके साड़ी पहननी है, पैर से थोड़ा सा ऊपर करके पहननी है, मतलब इस तरीके की मतलब ड्रेसअप कोड भी निर्धारित कर दिया गया था। मतलब इस तरीके के अत्याचार हो रहे थे और इस अत्याचार में दोस्तों एक व्यक्ति आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते हैं, जिन्होंने पूरे समाज को बदल करके रख दिया। मतलब हम लोगों के लिए कहने को तो ये इतना आसान काम है, हम लोग ऐसे बोल देते हैं, लेकिन इनके संघर्ष की कहानी को बयां करना दोस्तों बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ये बचपन से ही काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के थे, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि रखते थे। पढ़ाई लिखाई में अव्वल आने के बाद भी इनके साथ भेदभाव काफ़ी ज़्यादा होते थे और विद्या का मंदिर कहा जाने वाला स्कूल जो देश के भविष्य का निर्धारण करता है, जो स्कूल के ही दम पर, भारत गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के ही दम पर, जो भारत एक समय विश्व गुरु बना हुआ था, उसी स्कूल ने दोस्तों इनको शिक्षा देने से मना कर दिया था। उसी स्कूल में, उसी विद्या के मंदिर में इनके साथ भेदभाव होते थे। उसी विद्या के मंदिर में अगर प्यून नहीं आते थे तो इनको पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। उसी विद्या के मंदिर में शिक्षक के द्वारा इनको शिक्षा देने में आनाकानी की जाती थी। उसी विद्या के मंदिर में, भगवान के मंदिर के समक्ष, उस विद्या के मंदिर में दोस्तों इनके साथ भेदभाव होता था और ये सभी छात्रों के साथ ना बैठ करके एक बोरी बिछा करके क्लास के बाहर बैठते थे और वहां से विद्या अध्ययन करते थे। दोस्तों हम लोगों के लिए ये कहने की बातें हो जाती हैं, लेकिन संघर्ष की कहानी को वाकई में बयां करना काफी मुश्किल होता है। एक बार पानी का मटका रखा हुआ था, इन्होंने वहां पर जाकर के पानी पी लिया और इसके बाद इनकी धुनाई हुई क्लास में। स्कूल में सभी बच्चों ने इनको खूब मारा, मतलब धुनाई खूब कस के हुई। किस लिए? पानी पीने के लिए। और बच्चे मारे, छोटे छोटे बच्चे मारे। मतलब उनके मन में भी, उन छोटे छोटे बच्चों के मन में भी सामाजिक भेदभाव का इतना गहरा जड़, सामाजिक रूढ़वादिता का इतना गहरा जड़ जम गया था कि मतलब अब अगर बच्चे ऐसे हैं तो सोच लीजिए समाज आगे का कैसा होगा दोस्तों। तो ये सारी बुराइयां थी और इन्हीं संघर्षों के बीच एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया में नाम कमाता है, और उस समय पूरी दुनिया में इनसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति लगभग कोई नहीं था। विश्व के सभी विद्वानों में ये अग्रणी पंक्ति में आके खड़े होते हैं। ये स्कूल में एडमिशन लेते हैं। स्कूल में इनका नाम आम्बडवेकर रहता है। आम्बडवेकर चूंकि इनके गांव से संबंधित होता है, परंतु दोस्तों इन्होंने इनके जीवन में एक इंटरेस्टिंग बात आती है, एक ब्राह्मण शिक्षक की। एक ब्राह्मण शिक्षक इनको अपना नाम देते हैं। दोस्तों उस समय कितनी बड़ी बात थी ये कि यदि कोई ब्राह्मण शिक्षक इनको अपना नाम दे रहा है, वो भी महार जाति से संबंधित, वो भी जिनको सबसे नीची जाति का समझा जाता था, उसको अपना रहे हैं। एक हिसाब से आप देखिए, तो इनका नाम पहले आम्बडवेकर था, ब्राह्मण शिक्षक ने इनका नाम बदल करके आम्बेडकर कर दिया। मतलब उन ब्राह्मण शिक्षक का नाम आम्बेडकर आता था, उन्होंने इनके नाम को सरल कर दिया और इनकी प्रतिभा को देख करके ये काफ़ी प्रसन्न थे, काफ़ी खुश थे और काफ़ी आशान्वित थे कि ये पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। इसलिए उन्होंने उनके नाम को बदल करके थोड़ा आसान कर दिया, आम्बेडकर कर दिया। 1906 में इनका विवाह दोस्तों रमाबाई के साथ होता है। हालांकि इनका 2 विवाह होता है, रमाबाई की मृत्यु हो जाती है और 1948 में इनका विवाह सविता अंबेडकर से होता है। सविता अंबेडकर का असली नाम शारदा होता है। ये एक नर्स होती हैं और अंबेडकर जी का विवाह करने का एक कारण ये होता है, अंबेडकर जी उस समय स्वास्थ्य के समस्याओं से जूझ रहे थे और डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया गया था कि आप एक नर्स से विवाह कीजिए जो आपकी देखभाल भी
कर सकती है। इसलिए इन्होंने अपना विवाह शारदा जी से किया, जिन्होंने अपना नाम बाद में बदल करके सविता अंबेडकर कर लिया। जिस प्रकार से हमारे समाज की परंपरा रही है कि महिला अगर पुरुष के साथ जाती है तो अपना सब कुछ सर्वस्व छोड़ करके जाती है। ठीक है, तो इन्होंने भी अपना नाम बाद में बदल करके सविता अंबेडकर कर लिया दोस्तों। ठीक है, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपनी सतारा में ग्रहण करी थी, सतारा के शासकीय स्कूल में ग्रहण की थी और 7 नवंबर के दिन इन्होंने उसमें प्रवेश लिया था। और महाराष्ट्र में दोस्तों 7 नवंबर का ही दिन विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, काफी धूमधाम से मनाया जाता है विद्यार्थी दिवस के रूप में। और बहुत बड़ी घटना होती है जब चौथी क्लास में होते हैं ये, चौथी क्लास में दोस्तों ये उत्तीर्ण होते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं। तो उस समय जो नीची जाति समझी जाने वाली थी, दलित जाति, उस समाज के लिए एक समारोह का कारक था ये। उस समाज के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं था कि उनके समाज का कोई बच्चा जो है, बहुत कम लोग होते थे उस समय जो इस तरीके की उपलब्धियां हासिल करते थे। तो इनके उत्तीर्ण होने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया और उस समारोह में दोस्तों जीवन को बदलने वाली घटना होती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को बदलने वाली घटना उस समारोह में घटती है। और अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में परिवर्तन आता है तो आज के समाज में भी परिवर्तन आता है। मतलब वो हम लोगों के समाज में भारत देश की दिशा और दशा को बदलने वाला परिवर्तन होता है दोस्तों। इसका मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता थे, उनके पिता के जो मित्र थे दादा केलुस्कर। दादा केलुस्कर एक लेखक थे, उन्होंने अंबेडकर जी को देखा, उनसे काफ़ी प्रभावित थे, उनकी प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने इनको एक किताब गिफ्ट की दोस्तों, बुद्ध की जीवनी। बुद्ध की जीवनी इनको गिफ्ट की। बुद्ध की जीवनी इन्होंने पढ़ा, इन्होंने इनसे काफ़ी प्रभावित हुए। बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं से काफ़ी प्रभावित थे। बुद्ध के द्वारा दिए गए समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, नारियों का सम्मान, अनेक प्रकार के वैज्ञानिकवाद, इन सब से प्रभावित होकर के इन्होंने अपनी दिशा और दशा तय की, जो कि भारत की दिशा और दशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। और इनके पिताजी ने रविंद्रनाथ टैगोर की किताबें इनको एक भेंट की और शेक्सपियर की भी किताबें भेंट की। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए एक संदेश के रूप में आ जाता है कि अगर हम किसी बच्चे को अगर कोई चीज़ गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट उसके लिए बहुत स्पेशल होता है और वो गिफ्ट उसके जीवन को बदल सकता है। लेकिन हम लोग आज क्या करते हैं, अगर बच्चा चौथी क्लास से पास हो जाता है तो हम उसको मोबाइल दिला देते हैं। ये नहीं, और मोबाइल दोस्तों इस समय जीवन में बच्चों के लिए तो खास तौर से काफ़ी नुकसानदेह होता है। बच्चा रोता होता है तो हम उसको चुप कराने के लिए रील लगा के दे देते हैं और वो यूं करके देखता रहता है, तो वो उसके जीवन को बर्बाद कर देता है दोस्तों। तो हमको यहाँ से एक सीख लेनी होगी कि अगर बच्चों को कुछ गिफ्ट देना है तो कुछ ऐसा गिफ्ट दें जो उसको वैल्यू एडिशन करे, जो उसके वैल्यू एडिशन के साथ साथ समाज में वैल्यू एडिशन करे। और जब समाज में वैल्यू एडिशन होगा तो देश में वैल्यू एडिशन होगा। वो किताब बुद्ध की जीवनी ने पूरे भारत देश की दिशा और दशा को बदल करके रख दिया दोस्तों। तो दादा केलुस्कर का भी हम लोगों को काफ़ी कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, दादा केलुस्कर इनको किताब दे देते हैं। उसके बाद 1912 का समय आता है। 1912 में ये बॉम्बे विश्वविद्यालय से बीए करते हैं। बीए ये अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से करते हैं। अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान से ये बीए करते हैं। 1913 में ये कोलंबिया चले जाते हैं, क्योंकि 1913 में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और आर्थिक तंगी के शिकार हो जाते हैं। और चूंकि प्रतिभा के धनी होते हैं, इसीलिए जो बड़ौदा के गायकवाड़ होते हैं सयाजीराव तृतीय के द्वारा इनको छात्रवृत्ति दी जाती है और उस छात्रवृत्ति का लाभ उठा करके ये 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय चले जाते हैं। और उस कोलंबिया विश्वविद्यालय में दोस्तों इन्होंने एमए को पास किया, मतलब स्नातकोत्तर को पास किया। और बॉम्बे विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए पास किया था अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान से। अब कोलंबिया विश्वविद्यालय से ये अपना एमए करते हैं और एमए करते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र इनका मुख्य विषय होता है। अर्थशास्त्र के साथ साथ ये समाजशास्त्र का भी अध्ययन करते हैं, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान का भी अध्ययन वहाँ पर करते हैं। इसके बाद ये अर्थशास्त्र में पीएचडी करते हैं। मतलब इतनी सारी ये अभी से ही पढ़ लेते हैं। हम लोग एक विषय ढंग का नहीं पढ़ पाते हैं। और उस समय सोचिए, ऐसा व्यक्ति जिसको हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, है कि नहीं। मतलब हर कदम पर एक नया संघर्ष आ रहा है हर कदम पर। उस समय हर कदम पर जब नया संघर्ष आ रहा हो तो उस समय आगे बढ़ना दोस्तों काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और काबिले तारीफ भी होता है और काफ़ी संघर्षपूर्ण कार्य रहा होगा। और उनके मानसिक दृढ़ता का सूचक है कि कितने मानसिक दृढ़ रहे होंगे ये, कितना मानसिक स्थिति इनकी मजबूत रही होगी, हम लोगों के लिए
प्रेरणा की बात होती है। उसके बाद ये लंदन गए। लंदन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर किया। वहाँ से इन्होंने MSc मास्टर ऑफ साइंस और DSc डॉक्टर ऑफ साइंस किया और फिर कालांतर में आगे आकर के इन्होंने कानून की भी पढ़ाई की दोस्तों। उसके बाद ये पढ़ाई अपनी पूरी करके भारत आ जाते हैं। इनकी छात्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है, इसलिए ये भारत भी आ जाते हैं। और भारत आने के बाद जो बड़ौदा के गायकवाड़ होते हैं, गायकवाड़ चूंकि इनको छात्रवृत्ति दे करके भेजते हैं शिक्षा अध्ययन के लिए, इसलिए इनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है। और गायकवाड़ इसलिए भेजते भी थे कि बच्चे शिक्षा अध्ययन करने के बाद हमारे यहाँ आके नौकरी करें। तो ये बड़ौदा के गायकवाड़ के यहाँ सैन्य सचिव की नौकरी करते हैं। सैन्य सचिव मतलब आज के IAS ऑफिसर्स है कि नहीं दोस्तों। तो सैन्य सचिव के रूप में नौकरी करते हैं, मतलब उस समय का एक IAS ऑफिसर के पद वाला व्यक्ति सैन्य सचिव के रूप में कार्य करता है। और सैन्य सचिव होने के बावजूद भी ये जाति व्यवस्था और ये भेदभाव के शिकार होते हैं। मतलब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इनके साथ भेदभाव अभी भी हो रहा है सैन्य सचिव की कुर्सी पर बैठने के बाद। मतलब इनको जो पियून होते थे, जो 4th ग्रेड के, जो इनको चपरासी कहा जाता है, जो चपरासी होते थे, इनको फाइलें फेंक करके देते थे। लो फाइल लो, फेंक करके दे रहे हैं फाइलें। मतलब इतनी दृढ़ थी भेदभाव। और इसका उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा में लिखा है। उसके बाद ये 1918 में मुंबई के सिडेनहम कॉलेज में ये राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त किए जाते हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र के जब ये प्रोफेसर नियुक्त किए जाते हैं तो उस समय वहाँ के छात्र लोग प्रधानाचार्य के पास जाते हैं कि ये तो दलित हैं, मैं इनसे पढ़ूंगा कैसे। तो किसी तरीके से बच्चे बांधते हैं और 2-3 दिन अध्ययन करने के बाद बच्चे इनके मुरीद हो जाते हैं और बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन उनके स्टाफ में, जो उनका स्टाफ होता है शिक्षकों का, इनके साथ भेदभाव करते हैं। और वो स्टाफ जो है इनके साथ पानी पीने के लिए, इनके साथ बैठने के लिए हर प्रकार से उसी प्रकार की सामाजिक रूढ़वादिता का परिचय देते हैं और उस गिलास से पानी नहीं पीते हैं जिस गिलास से सभी लोग पानी पीते थे दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों से परेशान आकर के ये इन सभी चीज़ों को छोड़ देते हैं और इन्होंने अपना निजी परामर्श व्यवसाय खोला। मतलब वकील के रूप में इन्होंने अपना निजी परामर्श व्यवसाय खोला, परंतु ये भी दोस्तों जाति व्यवस्था के बंधन के कारण ये भी विफल हो जाता है। मतलब अब लोगों को लगता है कि हम इनके पास जाएंगे अपना परामर्श लेने, अब यही दिन आ गए हमारे, इनके पास जाएंगे अपना परामर्श लेने। जैसे आज भी हम लोग ये सब चीज़ें देखते हैं। तो छुआछूत के खिलाफ इनका संघर्ष काफ़ी बड़ा होता है और इन्होंने छुआछूत के संबंध में एक बात भी कही कि छुआछूत जो होती है वो गुलामी से भी बदतर होती है। इसीलिए इन लोगों का मत था, गांधी जी का और अंबेडकर जी का मत था कि हम अगर देश की आज़ादी को प्राप्त भी कर लेंगे तो आखिर प्राप्त क्या करेंगे। आज़ादी के बाद हम प्राप्त ये करेंगे, मतलब जब तक समाज का उत्थान नहीं होगा, जब तक समाज में निचले पायदान पर स्थित लोगों के साथ भेदभाव समाप्त नहीं होगा, तब तक आज़ादी का असली मतलब नहीं होगा। क्योंकि ये लोग आज जिस तरीके से अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, भारत आज़ाद हो जाएगा तो सवर्णों के गुलाम हो जाएंगे, तो आज़ादी का कोई मोल नहीं रहेगा। इसीलिए ये कहते थे कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। इसीलिए 1920 में उन्होंने मूक नायक नाम से एक मराठी भाषा में बंबई से एक पत्रिका निकाली, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। मूक नायक मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको बोलने की भी आज़ादी नहीं थी समाज में। तो मूक नायक एक मराठी भाषा में इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका निकाली और इसका प्रयोग उन्होंने रूढ़वादी मानसिकता को दूर करने के लिए किया। और जो हिंदू नेता थे, जो कट्टर नेता थे और जातिगत भेदभाव थे, उनसे लड़ने के लिए इन्होंने मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली दोस्तों। कोल्हापुर में इनके साथ एक और घटना घटती है जो कि बहुत बेहतरीन घटना है, जो आज के समाज के लिए भी काफ़ी प्रेरणादायक है। जैसे दादा केलुस्कर वाला, जैसे जो ब्राह्मण शिक्षक ने इनको अपना नाम अंबेडकर दिया, वर्तमान समाज में जो सवर्ण हैं, वर्तमान समाज में जो ऊंची जाति में हैं, उनके लिए ये काफ़ी सीखने वाली बात है कि उस समय सोचिए, उस समय जातिगत प्रथा इतनी हावी थी, उस समय इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो आज तो काफ़ी सारे सुधार हो चुके हैं। तो आज भी जाति व्यवस्था का समापन इनके माध्यम से किया जाना चाहिए, जो इस समय समाज में स्थित ऊंचे पायदान पर हैं।
ठीक है। तो इन लोगों के द्वारा इस संदर्भ में कुछ नए नए उपाय, रचनात्मक उपाय किए जाने चाहिए। और इसी संदर्भ में उस समय कोल्हापुर में एक दलित वर्ग का सम्मेलन हुआ और उस दलित वर्ग के सम्मेलन में शाहू जी चतुर्थ भी उपस्थित थे और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना भाषण देते हैं और उस भाषण से प्रभावित होकर शाहू जी चतुर्थ जो होते हैं वो उस समय अंबेडकर जी और दलित जातियां जो कही जाती थी उनके साथ दोस्तों भोजन करते हैं। और शाहू जी महाराज के द्वारा भोजन किया जाना इनके साथ उस समय रूढ़वादी समाज में हड़कंप मचा देता है दोस्तों। मतलब रूढ़वादी समाज की उस समय जड़ें हिल जाती हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि दलित व्यक्ति के साथ कोई भोजन कर सकता है। मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़िए, इनकी पढ़ाई लिखाई अलग चली गई। मतलब व्यक्ति के गुणों का निर्धारण उसकी जाति के आधार पर हो रहा है, उसके जन्म के आधार पर हो रहा है, ना कि उसकी जीवन में संघर्षों के आधार पर हो रहा है, ना कि उसके अर्जित योग्यताओं के आधार पर हो रहा है, ना कि उसके संघर्षों के आधार पर हो रहा है। ठीक है। मतलब उस समय इस प्रकार की व्यवस्थाएं कितनी जटिल हो सकती हैं। आज भी दोस्तों इस प्रकार की व्यवस्थाएं उपस्थित हैं, आज भी इस तरीके के भेदभाव बहुत होते हैं। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो वो ये नहीं कह सकता है कि आज का समाज जाति व्यवस्था से पूरी तरीके से बंधन मुक्त हो गया है दोस्तों, बंधन युक्त ही है दोस्तों, क्योंकि इस बात को हमने दोस्तों खुद अपने ऊपर झेला है। हमारी जॉब लगी दोस्तों एसएससी में, हम इटावा में गए दोस्तों रूम खोजने। वहां पर सबसे पहले दरवाजा खोलते ही एक शब्द पूछा जाता था, किस जाति के हो। ठीक है। तो ये खुद की बीती बात है दोस्तों। और एक कहानी हम आपको और बताएं कि कानपुर में दोस्तों हमने एक दरवाज़ा खटखटाया, पूछा रूम के लिए। घर का दरवाज़ा खुला, एक महिला आती हैं, हम और हमारे दोस्त थे, मित्र थे। उन्होंने पूछा किस जाति के हो। हमने ये बताया कि हम हरिजन हैं, हमारे दोस्त पंडित हैं, हम दोनों साथ में रहते हैं और साथ में ही खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब उस समय उनका मुंह देखने लायक था। उन्होंने आश्चर्य से हमारी तरफ देखा और कहा कि ऐसा कैसे हो, मतलब मन में सोचा और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से चले गए और जगह भी रूम देखने लगे। तो ये खुद के बीती बात है दोस्तों। मतलब आज भी समाज में इस तरीके की बातें प्रचलित हैं और तो सोचिए उस समय कितनी गहरी जड़ें इसकी जमी होंगी। बॉम्बे के हाईकोर्ट में इन्होंने वकालत का भी अभ्यास किया था और इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। मतलब जो भी व्यक्ति बहिष्कृत है, कोई भी समाज का व्यक्ति, महिला, जिस जाति का भी हो, अगर वो किसी भी रूप में बहिष्कृत है तो उसके हित के लिए एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना ये करते हैं। और इसके साथ साथ ये 5 पत्रिकाएं निकालते हैं, जैसे अभी हम लोग आगे देख चुके थे, मूक नायक और बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, जनता और समता। ये 5 पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने समाज में व्यापक प्रचार प्रसार किया, सामाजिक बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया और समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया, ताकि समाज के सभी लोग मिल करके, चाहे सवर्ण हो चाहे निम्न जाति जिनको समझा जाता था, वो सभी लोग मिल करके जाति व्यवस्था को समाप्त करें और राष्ट्र के विकास में योगदान अपना दे सकें। और इसके बाद इन्होंने 1927 में आंदोलन चलाया, पेयजल का सार्वजनिक उपयोग हेतु इन्होंने आंदोलन चलाया और मंदिर में प्रवेश हेतु आंदोलन चलाया। मंदिर में प्रवेश हेतु इनका आंदोलन काफ़ी सक्रिय था। और 1930 की एक घटना है कि कालाराम मंदिर सत्याग्रह इन्होंने चलाया और समस्त दलित जातियां जो समझी जाती थीं, दलित जातियों के साथ ये गए कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए। और जब ये मंदिर के द्वार पर 15,000 लोगों के साथ पहुंचते हैं तो ब्राह्मण पुजारियों के द्वारा मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। मतलब इतने पढ़े लिखे होने के बाद, देश विदेश में नाम कमाने के बाद, देश विदेश में इनका सम्मान होने के बाद, पीएचडी करने के बाद, देश विदेशों में शिक्षा देने के बाद, भारत में इनको इस नज़रिए से देखा जा रहा है, भगवान के मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा है। जबकि भगवान तो सभी के साथ न्याय करते हैं। भगवान का वो स्थल है, जो मंदिर है, वो सभी के लिए बराबर का स्थान है, लेकिन इनके लिए दरवाज़ा वहाँ पर बंद कर लिया जाता है। वो होता है मंदिर कालाराम मंदिर। कालाराम मंदिर सत्याग्रह के नाम से इसलिए ये सत्याग्रह मशहूर होता है। और 1927 में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है जब इन्होंने मनुस्मृति के कुछ पन्नों को जला दिया। मनुस्मृति के कुछ पन्नों को जलाने का कारण क्या था? ये कहते थे कि मनुस्मृति जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती है, रूढ़वादिता को बढ़ावा देती है, कट्टरता को बढ़ावा देती है, समाज में जाति व्यवस्था को बढ़ावा देती है। वर्तमान में जो समाज में स्थिति है, जितनी भी समाज में वर्तमान में बुराइयां हैं, उसमें मनुस्मृति का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए 25 दिसंबर को दोस्तों इन्होंने मनुस्मृति के कुछ पन्नों को जलाया और 25 दिसंबर को ही मनुस्मृति दहन दिवस भी
मनाया जाता है। और आपको एक बात बताएं, मनुस्मृति को जलाने का इनका कारण क्या था? हम लोग एक श्लोक सुनते होंगे, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र क्रिया त्रफला। मतलब जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर सभी कार्य सफल हो जाते हैं, और जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ के सारे कार्य विफल हो जाते हैं। ये मनुस्मृति में ही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि अगले ही पन्नों में लिखा गया है कि महिलाओं को बचपन में, स्त्रियों को बचपन में अपने पिता के अधीन, युवा अवस्था में पति के अधीन और वृद्धा अवस्था में पुत्र के अधीन होना पड़ेगा, और साथ ही साथ इनको संपत्ति से वंचित भी किया जाएगा। मतलब इन्हें संपत्ति में अधिकारी नहीं मिलेगा। तो ऐसी पूजा करने से क्या फायदा है महिलाओं की, है कि नहीं? ये तो वही बात हो गई ना, ऊपर ऊपर सब रस चूसे, भीतर से तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। मतलब नियमों को बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया गया है कि अच्छा अच्छा है सब, लेकिन भीतर से कुछ और है। तो इस तरीके से इसी कारण से इन्होंने मनुस्मृति के कुछ पन्नों को जो विवादित था उसको जलाया, और 25 दिसंबर को दिन, 25 दिसंबर जिसको हम आज क्रिसमस डे मनाते हैं, 25 दिसंबर के ही दिन इन्होंने मनुस्मृति को जलाया था, और मनुस्मृति दहन दिवस भी इस कारण से मनाया जाता है। इन्होंने समाज में महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंदू कोड बिल को लाने का पुरजोर कोशिश की थी ताकि समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले। दोस्तों एक बात बताएं, जिनको निम्न जाति समझा जाता है, अगर उनकी महिलाओं की बात करें, उच्च जाति की महिलाओं की बात करें, तो इनमें सबसे बुरी स्थिति दोस्तों उच्च वर्ग की महिलाओं को था। ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो निम्न जाति की महिलाएं थीं, जिनको समझा जाता था, वो महिलाएं स्वतंत्र इस रूप में थी कि वो अपने घर से बाहर निकल सकती थीं, अपने खेत खलिहान जा सकती थीं, श्रमिक रूप में काम कर सकती थीं। लेकिन उच्च जाति की महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं थी, और कालांतर में आकर के धीरे धीरे प्रदा प्रथा जैसी कुप्रथाएं भी चलने लगी, जो कि उच्च सवर्ण जाति की महिलाओं के लिए किसी भी जेल के बंधन से कम नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज के युग की सभी महिलाओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कृतज्ञ होना चाहिए। मतलब उनको कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए, उनके एहसानमंद होना चाहिए कि उनकी वजह से आज वो देश विदेश घूम रही हैं, उनकी वजह से आज वो अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर रही हैं, उनकी वजह से आज वो खुल करके अपनी बात कह पा रही हैं। लेकिन फिर भी अभी उतनी आज़ादी हमारे समाज में नहीं मिली है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में रूढ़वादिता बनी हुई है। ठीक है, और इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे 1946 में हु वर द शूद्राज लिखी, मतलब शूद्र कौन थे आखिर। ठीक है, इन्होंने उसके बारे में बताया कि शूद्र कौन थे। रिडल्स ऑन हिंदुइज्म में भी लिखा इन्होंने, मतलब हिंदू धर्म में जो बुराइयां थीं उसको खुल करके इन्होंने बोला और उसको दूर करने का प्रयास किया। और इन्होंने एक पुस्तक पाकिस्तान के ऊपर भी लिखी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के विभाजन के समय में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। उसके बाद समय आगे बढ़ता है, 1930 का दशक आता है, पूना पैक्ट होता है। उसके पहले इन्होंने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जाते हैं तो गांधी जी और अंबेडकर जी में काफ़ी जोरदार बहस भी होती है। लड़ाई दंगा नहीं होता है, मनभेद नहीं होता है, मतभेद होता है। लेकिन आज हम लोगों के बीच में अगर विचारों में विभिन्नता आ जाती है तो मार कुटाई हो जाती है। लेकिन उस समय गांधी एक बहुत बड़े नेता, अंबेडकर एक बहुत बड़े नेता, तो उन दोनों लोगों में मतभेद होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्योंकि दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। जिस प्रकार से 1909 में मुस्लिम धर्म के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई थी, 1919 और 1935 में ईसाई धर्म, सिख धर्म और महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, इसी प्रकार से इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित जातियों के लिए भी पृथक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग की थी। परंतु गांधी जी को यह स्वीकार नहीं था। इसके पीछे अलग कारण है, उद्देश्य दोनों का एक ही था दोस्तों। यहां से हम गांधी और अंबेडकर में लड़ाई ना करवा दें, दोनों का उद्देश्य एक था, दोनों का उद्देश्य देश की आज़ादी था, दोनों का उद्देश्य समाज से जो रूढ़वादिता थी उसको समाप्त करना था, दोनों का उद्देश्य समाज में उपस्थित पिछले वर्ग के उत्थान के लिए था, दोनों का उद्देश्य एक समान था। गांधी जी कहते हैं कि आप कोई भी कार्य करें और ये सोच करके कार्य करें कि उसका परिणाम समाज में स्थित सबसे निचले वर्ग पर क्या पड़ेगा। तो दोनों का उद्देश्य एक समान था, लेकिन दोनों के रास्ते अलग थे, इसलिए मतभेद थे, मनभेद
नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का विचार रखते हैं। इसका सीधा विरोध गांधी जी करते हैं। शायद उस समय स्थिति ये ठीक थी, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी और कालांतर में एक पाकिस्तान नामक जो है राष्ट्र बना, हो सकता है अगर इस तरीके की बात होती तो आज हो सकता है एक दलितिस्तान भी हो सकता था दोस्तों। ठीक है, तो उस समय कहा जा सकता है गांधी जी के ये विचार बिल्कुल सटीक था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी भारत आते हैं। गांधी जी के भारत आने के बाद फिर अंबेडकर जी जो है जब अपने पृथक निर्वाचन पद्धति पर जो है कायम रहते हैं, तो गांधी जी उस समय यरवदा जेल में होकर के हड़ताल कर दी। गांधी जी ने हड़ताल इस बात को लेकर के किया कि अंबेडकर जी अपना जो है पक्ष वापस लें, मतलब अंबेडकर जी जो पृथक निर्वाचन पद्धति की बात कर रहे हैं इसको वापस लें। और किसी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी जो है संघर्षों के बाद, काफ़ी जो है मान मुनव्वल के बाद जो है अंबेडकर जी और गांधी जी में समझौता हो जाता है 24 सितंबर 1932 को, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट होता है और अंबेडकर जी ने अपनी मांग को त्याग दिया। और अंबेडकर जी मांग को त्यागे, उसके बाद गांधी जी ने आरक्षित सीटों को 78 सीटों से बढ़ा करके 147 कर दिया जाता है। मतलब पृथक निर्वाचन पद्धति को तो त्याग दिया गया, लेकिन सीटों का आरक्षण दलित जातियों के लिए बढ़ा दिया गया, 78 से 147 कर दिया गया। और प्रत्येक प्रांत में शिक्षा व्यवस्था के लिए, जो दलितों की शिक्षा व्यवस्था के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई, ताकि वो समाज में अपना योगदान कर सकें, ताकि वो शिक्षित हो सकें, ताकि ऐसे अनेक भीमराव अंबेडकर पैदा हो सकें दोस्तों। ठीक है, और सरकारी नौकरियों में सभी भेदभावों को समाप्त करने की बात की, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ सरकारी नौकरी में भेदभाव ना हो। जिस प्रकार से ये सैन्य सचिव थे और सैन्य सचिव के पद पर रहने के बावजूद इनको 4th ग्रेड के जो चपरासी थे, जो प्यून थे, इनको फाइल ऐसे फेंक करके देते थे कि मतलब छू ना जाए कहीं। ठीक है, मेज न छू जाए, ऑफिस की हवा ना इनको टच कर जाए, जो हवा उधर से आ रही है हवा न टच हो जाए। इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की रूढ़वादिता थी आईएएस ऑफिसर के साथ। उस समय आईएएस ऑफिसर के समकक्ष उस समय थे, उनके साथ थी। तो सोचिए, सरकारी नौकरी में ही उपस्थित वह व्यक्ति जो उस समय दलित जाति का था, और अगर वो निचले पायदान पर नौकरी कर रहा था 3rd ग्रेड 4th ग्रेड पर, तो सोचिए उसके साथ कितना भेदभाव किया जाता रहा होगा। तो इस प्रकार से पूना समझौता होता है। पृथक निर्वाचन पद्धति को भीमराव अंबेडकर त्याग देते हैं। दोनों लोगों में मतभेद का समापन हो जाता है, क्योंकि गांधी जी हृदय परिवर्तन पर बल देते थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यवहारिक रूप से जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के समापन की बात करते थे। 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है, और उस आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में आरबीआई है, चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तो इनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के आधार पर ही आरबीआई की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। जो आरबीआई वर्तमान में प्रासंगिक है हम लोगों के लिए, उसकी स्थापना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पुस्तक थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। 1936 में इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, ताकि जो समाज में श्रमिक वर्ग हैं उनके खिलाफ अन्याय ना हो सके, उनके न्याय की बात की, उनके सामाजिक समानता की बात की, उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान की बात की, उनको मिनिमम वेजेस एक्ट प्रदान करने की बात की, मतलब मिनिमम वेज उनको प्रदान करने की बात की। महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव की बात की। अगर कोई श्रमिक महिला है, अगर वो गर्भ को धारण करती है, तो उसको गर्भावस्था में छुट्टी की बात करी इन्होंने। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में अंबेडकर जी का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था, और समाज के हर वर्ग के लिए का योगदान था दोस्तों। ना कि ये केवल दलित जाति के ही नेता नहीं थे, ये सभी जातियों के नेता थे, सभी धर्म के नेता थे। ये केवल भारत देश के ही नेता नहीं थे, अप्रत्यक्ष रूप से ये पूरे विश्व के नेता थे। ये केवल किसी एक वर्ग के नेता नहीं थे, ये सभी वर्गों के नेता थे। ये भारत में केवल जाति व्यवस्थाओं के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करने वाले नेता नहीं थे, बल्कि पूरे विश्व में नस्ल भेद, रंग भेद को समाप्त करने के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, 1937 में चुनाव होता है। इनकी स्वतंत्र लेबर पार्टी दोस्तों 13 सीटें जीतती हैं, और 1936 में ही इन्होंने एनहिलेशन ऑफ कास्ट एक पुस्तक लिखी, मतलब जाति व्यवस्था का उन्मूलन। और इसमें इन्होंने भारत में जाति व्यवस्था में जो बुराइयां थी उसको खुलकर उसकी आलोचना की। और 1942 में इन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नामक सामाजिक और राजनीतिक संगठन की स्थापना की, जिसने समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जितने भी तथाकथित दलित जाति के लोग थे, इनके सामाजिक राजनीतिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुल के आवाज देने का एक मंच इन्होंने
प्रस्तुत किया दोस्तों। और इसी के साथ साथ हम लोगों को यह ध्यान देना है कि 1935 में जो भारत में जाति व्यवस्था इतनी चरम पर थी, इससे तंग आकर के इन्होंने 13 अक्टूबर 1935 में हिंदू धर्म को छोड़ने की बात की। नासिक में इन्होंने धर्म परिवर्तन की बात की, मतलब एक संकेत दिया कि यदि हिंदू धर्म सुधरा नहीं, यदि हिंदू धर्म के सवर्ण लोग सुधरे नहीं, यदि हिंदू धर्म में जिस प्रकार की असमानताएं हैं, जिस प्रकार की कुप्रथाएं हैं, जिस प्रकार की रूढ़वादिताएं हैं, अगर इनको समाप्त नहीं किया गया तो मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ हूं, लेकिन मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं। ऐसा इन्होंने 13 अक्टूबर 1935 में नासिक में धर्म परिवर्तन की घोषणा के दौरान किया था। इनको अनेक धर्मों से प्रलोभन भी दिया गया। जब इन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की तो ईसाई धर्म से और अनेक धर्म से इनको प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन ये प्रलोभन में नहीं आए। इनको करोड़ों रुपए ऑफर किए गए कि आप आइए हमारे धर्म में आ जाइए, क्योंकि इनके आने से लाखों लोग आ जाएंगे, इनके लाखों फॉलोअर्स, करोड़ों फॉलोअर्स उनके धर्म में आ जाएंगे। इन्होंने इंतजार किया कि हिंदू समाज सुधरेगा, हिंदू सवर्ण समाज सुधरेगा, हिंदू जाति व्यवस्था में परिवर्तन होगा, लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, लोगों को एक समझा जाएगा, सभी जाति के लोगों को एक समझा जाएगा, स्कूलों में सभी के साथ समान व्यवहार होगा, नौकरियों में सभी के साथ समान व्यवहार होगा, हर कदम पर लोगों के साथ समान व्यवहार होगा, लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। इन्होंने 20-21 साल लगभग इस बात को देखा और इन्हीं 20-21 वर्षों में इन्होंने अनेक धर्मों को पढ़ा, अनेक धर्मों के बारे में जानने की कोशिश की और 21 वर्ष तक इंतजार करते करते जब ये चीज़ें हिंदू धर्म से नहीं दूर हुई तो जस्ट अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने बौद्ध धर्म में शामिल होने की घोषणा कर दी। और 1956 में जब ये बौद्ध धर्म में शामिल होते हैं, इनके साथ लाखों फॉलोअर्स जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने का इनका एक कारण था कि बौद्ध धर्म दोस्तों समानता पर बल देता था, बौद्ध धर्म स्वतंत्रता पर बल देता था, स्त्रियों की समानता, स्त्रियों की स्वतंत्रता पर बल देता था, समाज में सभी को बराबर का अधिकार देता था। बौद्ध धर्म वैज्ञानिकवाद को महत्व देता था, बौद्ध धर्म मानव को, मानवता को महत्व देता था, बौद्ध धर्म सभी के साथ समान व्यवहार करता था। सभी धर्मों के अध्ययन के बाद इन्हें जो धर्म सबसे सटीक लगा वो लगा बौद्ध धर्म। इसलिए इन्होंने अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और जब ये 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, उस दिन को धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। इनका ये रहा बौद्ध धर्म को ग्रहण करने का इतिहास। अंबेडकर आज़ादी की लड़ाई में भी अपना सक्रिय योगदान देते हैं। बंगाल से ये संविधान सभा के सदस्य भी चुने जाते हैं और 1952 में ये राज्यसभा के भी सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य ये 2 बार चुने जाते हैं, क्योंकि लोकसभा से ये हार जाते हैं सीट, इसलिए इनको राज्यसभा से 2 बार चुन करके भेजा जाता है। प्रारूप समिति का इनको अध्यक्ष भी बनाया जाता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। BN राव के द्वारा निर्मित किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इन्होंने 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया और 60 देशों के संविधान के अध्ययन करने के बाद इन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में अग्रणी भूमिका के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, 60 देशों के संविधान को आत्मसात करना कोई छोटी बात नहीं होती। हम लोगों को 2-4 अनुच्छेद भी नहीं याद होते हैं। ठीक है, तो ऐसे महापुरुष का सम्मान हम लोगों के लिए बाध्य है करना। ऐसे महापुरुष के दिखाए गए मार्ग पर चलना हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो अवर्ण हो। अवर्ण तो कुछ होता ही नहीं दोस्तों, चाहे वो दलित हो, चाहे वो दलित ना हो, और दलित और अदलित कुछ भी होता नहीं है, क्योंकि ऊपर हम लोग देख चुके हैं गीता के श्लोक में ही श्रीमद् भगवद गीता, जिसको हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसको माना जाता है साक्षात श्री कृष्ण जी की वाणी है, उसमें जो है जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का खंडन किया गया है। तो तथाकथित आज के जो महापुरुष हैं, जो जाति व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, या तो उनको गीता का ज्ञान नहीं है, या तो वो अपने कुछ निजी हित को साधना चाह रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये देश के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। इनको भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ जो वर्तमान में अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, ये अनुच्छेद 370 के भी विरोध में थे उस समय।
और हिंदू कोड बिल लाने के समर्थन में थे, समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए समर्थन में थे कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। उसके बाद मरणोपरांत इनको 1990 में दोस्तों भारत रत्न दिया जाता है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बार भारत रत्न के लायक नहीं है, इनको हजारों बार भारत रत्न दिया जाना चाहिए। भारत के कुछ ऐसे महानुभूत हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, ये इनका मूल्य अमूल्य है, इनका योगदान अमूल्य है, इनके योगदान की गणना नहीं की जा सकती, इनके योगदान को किसी सीमा के भीतर नहीं रखा जा सकता है। गांधी जी और अगर अंबेडकर जी इस समाज में ना होते तो भारत में वर्तमान ये स्थिति ना होती, वर्तमान में इतनी स्वतंत्रता ना होती हम लोगों को, वर्तमान में हम लोगों को इतनी आज़ादी ना मिली होती। इस बात को मानिए दोस्तों, ठीक है। हम लोगों का ये कर्तव्य है उनके द्वारा दिखाए गए आदर्शों पर, उनके द्वारा किए गए कार्य, जैसे इन्होंने पढ़ाई में इतनी डिग्रियां हासिल कर ली, तो हम लोगों को भी उसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अधिकतम लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और उनको एक सकारात्मक संदेश भी जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस समाज में क्या योगदान था, उन्होंने हम लोगों के लिए क्या किया और हम लोगों का अब समाज के प्रति क्या योगदान है, हमारे ही प्रति क्या जिम्मेदारी है, इस बात का भी हमें पता चलना चाहिए। तो दोस्तों सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य सेशन में। जय हिंद, जय भारत।